गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकूदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से बच्चों बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हम अधिनायकवाद पढ़ रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में अधिनायक तंत्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में, लक्षणों के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने अधिनायकवाद के उदय तथा विस्तार के बारे में आप लोगों को बताया था। आज की वीडियो में हम अधिनायक तंत्र के गुण तथा दोषों की तथा अधिनायक तंत्र की लोकतंत्र से तुलना करेंगे। तो अधिनायक तंत्र के अगर हम गुणों, कोई भी शासन प्रणाली होती है वो चाहे कितनी ही अच्छी हो या कितनी ही खराब हो, दोनों में ही कुछ अच्छाइयाँ होती है, साथ ही साथ उनमें कुछ दोष पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अधिनायक तंत्र में दोष ज़्यादा है परंतु इसमें कुछ गुण भी हैं। तो पहले हम अधिनायक तंत्र के उन्हीं गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो गुण है अधिनायक तंत्र का वह है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है। लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्र विभिन्न वर्गों व दलों में विभाजित हो जाता है और राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ जाती है। इसका उदाहरण हमें भारत में भी आप देखिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर एकता में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन अधिनायक तंत्र में ऐसा नहीं हो पाता। किंतु अधिनायक तंत्र में राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक कठोर एकता पाई जाती है। इससे राष्ट्र अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी जो इसका गुण है वह है मितव्ययी तथा कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। अधिनायक तंत्र केंद्रीकरण में आस्था रखता है, अतः प्रशासन में अपव्यय नहीं होता है। लोकतंत्रवादी प्रशासन की तुलना में अधिनायकवादी प्रशासन अधिक मितव्ययी होता है। अधिनायक तंत्र में प्रशासन का संगठन अत्यंत ही कठोर होता है और पर्याप्त मात्रा में अनुशासन पाया जाता है। यहाँ प्रजातंत्र की तुलना में प्रशासन कुशल होता है, प्रजातंत्र में उतना कुशल नहीं होता है। तीसरा, शीघ्र समाज सुधार संभव है। किसी राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि उसका आधुनिकीकरण किया जाए और इस मार्ग में जो सामाजिक कुरीतियाँ बाधक हों उन्हें समाप्त किया जाए। अधिनायक तंत्र प्रचार, कानून और शक्ति के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को शीघ्र मिटाने में समर्थ होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा तथा चीन के माओ त्से तुंग का नाम इस क्षेत्र में हम ले सकते हैं। चौथा जो है इसका गुण वह है तीव्र आर्थिक विकास। अधिनायक तंत्र हड़तालों, तालाबंदी, आंदोलनों, घेरावों, धरनों आदि पर रोक लगाकर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों और जनशक्ति का कुशल प्रयोग संभव है, अतः राष्ट्र का तीव्र आर्थिक विकास होता है। नाजी जर्मनी व साम्यवादी चीन ऐसे ही उदाहरण हैं। आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीन का सामान जितना ज़्यादा दिखाई देता उतना किसी अन्य राष्ट्र का नहीं। ये सब वहाँ के अधिनायक तंत्र, साम्यवादी अधिनायक तंत्र की देन है। पांचवा जो है वह है संकट काल में अधिक उपयुक्त। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत फौलादी राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाती है। राष्ट्रीय सरकार राष्ट्र की सैनिक व आर्थिक क्षमताओं का कुशलतम प्रयोग कर सकती है। उसे जनता से भी पूर्ण सहयोग मिलता है। आंतरिक स्तर पर सरकार को विरोध का सामना नहीं करना होता है, अतः संपूर्ण राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में संकट का मुकाबला करता है। अधिनायक तंत्र इसलिए भी संकट का सामना सरलता से कर पाता है कि इसके अंतर्गत नीति संबंधी निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं और उन्हें पूर्णतः गुप्त भी रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अधिनायक के अधीन ही सारी शक्तियाँ होती है। लेकिन इन 5 गुणों के अलावा इसमें दोष ज़्यादा पाए जाते हैं। गुण तो 5 ही है लेकिन इसके दोष हम ज़्यादा हैं, जिसमें पहला है अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता की कुचेष्टा। राष्ट्र की समृद्धि व शक्ति के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यधिक आवश्यक होती है, किंतु उसकी प्राप्ति नग्न हिंसा व क्रूरता के आधार पर नहीं की जा सकती।
अधिनायक तंत्र प्राय अनुचित साधनों के द्वारा राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना चाहता है। वह भाषा, धर्म, रहन सहन, संस्कृति आदि की विभिन्नताओं के बीच एकता की स्थापना के स्थान पर इन विभिन्नताओं को मिटाकर इनके स्थान पर एक अवास्तविक, काल्पनिक व अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता है। किंतु इस प्रकार के प्रयत्न गृह युद्ध व विद्रोह को जन्म देते हैं, जिसका अंत राज्य के विभाजन से हो सकता है। अधिनायक तंत्र के इस दोष के कारण ही पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल की भाषा, साहित्य व रीति रिवाज की निंदनीय उपेक्षा की और राष्ट्रीय एकता के नाम पर पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय एकता की कोशिश की। इस अविवेकपूर्ण कोशिश के अंत बांग्लादेश का निर्माण के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगला है स्वयं को त्रुटिहीन समझने की भूल। अधिनायक तंत्र का सबसे बड़ा दोष ही होता है कि जो शासक वर्ग है वह स्वयं को त्रुटिहीन समझता है, अपने अबुद्धि विवेकपूर्ण कार्यों को भी वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। इतिहास में हमने इसी प्रकार की घटनाएं देखी है। स्वयं को त्रुटिहीन मानने वाले जैसे हिटलर थे, मुसोलिनी थे, उन्होंने कई सारी भयंकर भूलें की। और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले स्टालिन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने, ख्रुश्चेव ने अपनी गलतियों का उल्लेख करते हुए उसे मूर्ख, पाखंडी, इतिहास का सर्वाधिक क्रूर व्यक्ति बताया। और आप देखते हैं, हम जानते हैं कि हिटलर की मूर्खता के कारण ही द्वितीय महायुद्ध छिड़ा था। तीसरा जो दोष है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्तित्व का अंत। अधिनायक तंत्र राज्य के सावयव सिद्धांत में पूरी आस्था रखता है, अतः वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है और व्यक्ति को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान नहीं करता है। राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करता है। व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। उनकी मानसिक शक्तियाँ सुषुप्त हो जाती है और व्यक्तित्व जड़ हो जाता है। इस प्रकार के राज्य में जनता दास वर्ग जैसी हो जाती है और उसकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। चौथी जो इसकी दोष है वह है कला व संस्कृति पर विपरीत प्रभाव। अधिनायक तंत्र निरंकुश राज्य में विश्वास करता है। वह कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में भी अनुचित हस्तक्षेप करता है। इसका कला, साहित्य और संस्कृति के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के साथ ही समाज का व्यक्तित्व भी कुंठित होता है। उदाहरण के लिए हिटलर व मुसोलिनी व स्टालिन के नेतृत्व में जर्मनी, इटली व सोवियत संघ के साहित्यकारों व कलाकारों का क्रूर दमन किया गया। चीन, बर्मा आदि अधिनायकवादी राज्यों में आज भी यही परंपरा बनी हुई है। बाहरी साहित्य वहाँ नहीं जा पाता है। पांचवा, कुत्सित भावनाओं पर जोर। अधिनायक तंत्र जनता पर कठोर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शक्ति, शंका, भय, विश्व संघर्ष का वातावरण बनाए रखता है। वह जन असंतोष को दबाने के लिए जनता में छिपे विदेशी एजेंटों के प्रति क्रांति के षड्यंत्रों व निहित स्वार्थों की चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त वह विदेशी आक्रमण के भय को बनाए रखता है और आवश्यक होने पर अपनी शक्ति की शेखी मारते हुए विश्व विजय का दिव्य स्वप्न भी दिखाता है। कभी कभी अधिनायक युद्ध भी छेड़ देता है। वर्तमान युग में पाकिस्तानी अधिनायक अय्यूब व यहाया शासन इसी प्रकार का था और चीन में प्राय माओ का आचरण भी ऐसा ही था। इसके अलावा एक दोष ये है कि उत्तराधिकार संबंधी दोष। अधिनायक तंत्र में उत्तराधिकार संबंधी दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष तो यह है कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत प्राय योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं होते। इसका मुख्य कारण ये है कि प्राय अधिनायक के आसपास अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ लगी रहती है और इनमें से किसी भी व्यक्ति को अधिनायक के जीवित रहते शासन कार्य का वास्तविक व पूर्ण अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता है। और जो दूसरा दोष है वह यह है कि अधिनायक के अनायास अगर मृत्यु हो जाती है तो वह अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाता, तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्राप्त हो जाता है।
लेनिन की मृत्यु के बाद भी ऐसा ही हुआ और स्टालिन की मृत्यु के बाद भी इसी प्रकार से हुआ, क्योंकि ये अपने उत्तराधिकारी नहीं छोड़ के गए थे। सातवां जो दोष है वह है क्रांति व षड्यंत्र का वातावरण। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत विरोध को सहन नहीं किया जाता और जनमत निर्माण के साधनों पर अधिनायक का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस स्थिति में शासन की नीतियों से मतभेद रखने वाला वर्ग को क्रांति व षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। अतः अधिनायक सदैव क्रांति व षड्यंत्र की संभावना से त्रस्त रहता है और जहाँ भी उसे ऐसी शंका नजर आती है वहाँ ही वह बर्बर शक्ति का प्रयोग करता है। हिटलर ने इसी उद्देश्य से गेस्टापो जासूसी का गठन किया था और स्टालिन ने सेना, प्रशासन व पार्टी में शुद्धिकरण आंदोलन चलाए थे। चीन में भी इसी प्रकार के शुद्धिकरण आंदोलन चले। तो बच्चों, आपने देखा, मैंने आपको जो बताए हैं इसमें अधिनायक तंत्र में गुण कम हैं और दोष ज़्यादा हैं। अब हम बात करेंगे अधिनायक तंत्र व लोकतंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो अधिनायक तंत्र से लोकतंत्र ज़्यादा श्रेष्ठ है या अधिक श्रेष्ठ है, इसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें पहला है मानव की गरिमा की दृष्टि से तुलना। संपूर्ण सृष्टि में मानव सबसे अच्छा प्राणी माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है और वह स्वयं में अपना साध्य है। मानव सर्वोत्तम है और अन्य सब कुछ उसके विकास के साधन मात्र है। लोकतंत्र व्यक्ति की इस गरिमा को स्वीकार करता है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता का आदर करता है। लोकतंत्र एकमात्र ऐसी शासन प्रणाली है जो स्वयं को साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है। अधिनायक तंत्र में लोकतंत्र के उपरोक्त ये वाले गुण नहीं पाए जाते। यह इन गुणों के विपरीत स्वभाव वाली शासन प्रणाली होती है। अधिनायक तंत्र स्वभाव से ही सर्वाधिकारवादी होता है। सर्वाधिकार से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह समस्त अधिकार स्वयं अपने पास रखता है और व्यक्ति को केवल कर्तव्य सौंपता है। ये स्वयं को साध्य तथा व्यक्ति को साधन मानता है, अतः ये व्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं देता। अधिनायक तंत्र में शासक वर्ग तथा उसके राजनीतिक दल के विशेष अधिकार होते हैं और इस प्रकार का मानवीय समानता का भी विरोध किया जाता है। अधिनायक तंत्र की ये प्रवृत्ति मानवीय गरिमा का पूर्ण निषेध या विरोध करती है। दूसरा जो वो है अंतर, वह है उत्तरदायी शासन की दृष्टि से तुलना। राज्य और शासन की स्थापना सामान्य व्यक्ति के हित के लिए की गई है, अतः शासन को सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लोकतंत्र इस सिद्धांत को स्वीकारता है और इसमें शासक वर्ग का चुनाव न केवल जनता द्वारा होता है, अपितु वह अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए जनता के प्रति भी उत्तरदायी होता है। इससे लोकतंत्र में शासक वर्ग स्वेच्छाचारी व अत्याचारी नहीं बन पाता है, किंतु अधिनायक तंत्र में अधिनायक का निर्वाचन जनता नहीं करती है, अपितु वह स्वयं की शक्ति द्वारा सत्ता पर कब्जा करता है, इसलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अधिनायक तंत्र में जनता ही अधिनायक के प्रति उत्तरदायी होती है और इसलिए सदैव ही उसके आदेशों का पालन करने के लिए विवश होती है। तीसरा है स्वशासन की दृष्टि से तुलना। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, अतः इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। सामान्य नागरिक इन संस्थाओं के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेता है और इससे उसमें नागरिक चेतना का विकास होता है। राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत होती है, किंतु अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, जिससे दो गंभीर परिणाम होते हैं। एक ओर तो सामान्य जनता में नागरिक चेतना का विकास नहीं होता है, दूसरी ओर जब अधिनायक एवं उसके साथी केंद्रीकरण के कारण असीमित शक्ति का भोग करते हैं तो शीघ्र ही भ्रष्ट एवं अत्याचारी बन जाते हैं। लॉर्ड एक्टन का जो अधिनायक तंत्र पर सत्य उतरता है पर जो कथन है वह कहता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण तरीके से भ्रष्ट करती है।
चौथा अगर हम तुलना करें तो वो है कार्यकुशल शासन की दृष्टि से तुलना। प्राय यह माना जाता है कि अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होने के कारण कार्यकुशलता पाई जाती है और राष्ट्र का शीघ्र विकास होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि अधिनायक तंत्र की स्थापना के कुछ समय बाद तक तो तेजी से शासन की कुशलता में वृद्धि होती है, किंतु शीघ्र ही इसमें आंतरिक भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही का जन्म होता है और राष्ट्र का विकास रुक जाता है और शासन को जनता का उत्साहपूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से अधिनायक तंत्र की तुलना में लोकतंत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। ये सच है कि लोकतंत्र में शासन की कुशलता धीमी दिखाई पड़ती है, किंतु इसमें वास्तविक विकास होता है, क्योंकि लोकतंत्र में शासन की नीतियाँ जनमत के अनुसार तय की जाती है। इसलिए शासन की नीतियों को उत्साहपूर्ण जन सहयोग भी मिलता है। इसके अलावा लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और इसलिए शासन भी अपनी कार्यकुशलता को लगातार बनाए रखने की कोशिश करता है। पांचवा जो है वह है भय व क्रांति की दृष्टि से तुलना। लोकतंत्र में सामान्य जनता एवं शासक वर्ग भय से पीड़ित नहीं होते हैं और इसमें गृह युद्ध एवं क्रांति की संभावना भी नहीं होती है। साधारण जनता को राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है और उसे निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। जनता सरकार का चुनाव करती है जो उसके प्रति उत्तरदायी होती है, अतः साधारण व्यक्ति भयमुक्त वातावरण में रहता है। लोकतंत्र में सरकार जनमत का सम्मान करती है। जनता जिस सरकार को पसंद नहीं करती है उसे आम चुनाव में पद से हटा देती है। इस प्रकार लोकतंत्र में अयोग्य शासन से पीछा छुड़ाने के लिए क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अधिनायक तंत्र इसके एकदम विपरीत अवधारणा है। इसमें आम जनता अधिनायक की शक्ति से सदैव भयभीत रहती है। उसे अप्रिय आदेशों का मजबूरी में पालन करना पड़ता है और नाम मात्र का विरोध प्रकट करने पर गंभीर यातनाएं भी सहनी पड़ती है। सभी अधिनायक स्वयं भी जनता एवं अपने सहायकों से भयभीत रहते हैं और अपने छुपे शत्रुओं का पता लगाने के लिए आंतरिक जासूसी की व्यवस्था करते हैं। इस स्थिति में अधिनायक के विरोधियों के सामने एक ही रास्ता रहता है, वे अधिनायक के विरुद्ध छुपकर गृह युद्ध या क्रांति की तैयारी करें। अगले जो तुलना है वह है लोकतंत्र आत्म सुधारवादी शासन है। लोकतांत्रिक शासन में काल तथा स्थिति के अनुसार एक लचीलापन पाया जाता है, क्योंकि यह एक आत्म सुधारवादी शासन है। लोकतंत्र में विरोधी दल, स्वतंत्र प्रेस, जन आंदोलन आदि की व्यवस्था शासन के दोषों को लगातार प्रकट करती रहती है और आगामी चुनावों में पुनः विजय प्राप्त करने को इच्छुक सरकार अपनी नीतियों को समयानुसार संशोधित करती रहती है। जब शासन अपनी भूलों को सुधारते हुए कार्य करता है तो सार्वजनिक हित की वृद्धि भी होती है। इस बारे में लोकतंत्र से एकदम विभिन्न प्रकृति अधिनायक तंत्र की होती है। अधिनायक तंत्र में नीति की कठोरता पाई जाती है, क्योंकि अधिनायक अपनी नीति को सर्वोत्तम मानता है। वह अपनी नीति की स्वतंत्र समीक्षा पसंद नहीं करता है, अतः शासन की भूलों का उसे ज्ञान ही नहीं होता और इस स्थिति में शासन में आवश्यक सुधार की संभावना नहीं रहती। अगली जो तुलना है वह है लोकतंत्र शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन है और सामान्य जनता में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है। राजनीतिक विचारक मिल ने लिखा है कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख स्रोत जनता का मनोबल है। जन सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक शासन को संकट काल में जन मनोबल का पूरा सहयोग मिलता है। जनता अपने राष्ट्र व शासन के प्रति अपनत्व का अनुभव करती है, इसलिए संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इसके विपरीत अधिनायक तंत्र के पास शस्त्रों की शक्ति तो होती है, किंतु स्वयं उसकी भयभीत व पीड़ित जनता का सहयोग व मनोबल नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि युद्ध के प्रथम दौर में अधिनायकवादी राष्ट्र
अधिक शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, किंतु अंत में लोकतांत्रिक राष्ट्रों से प्राय ये हार जाते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हमने यही सब देखा है। आपने देखा जर्मनी व इटली और रूस, सोवियत संघ अधिनायकवादी राष्ट्र थे, लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों की विजय हुई। अंतिम जो तुलना है वह अंतर्राष्ट्रवाद की दृष्टि से तुलना है। अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद को स्वीकारता है और अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद की नीति अपनाता है, जिसके कारण राष्ट्र के बीच हथियारों की दौड़, तनाव तथा युद्ध पैदा होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था भंग होती। इसके विपरीत लोकतंत्र अपनी जनता के जीवन स्तर को उठाने में और अधिक विकास में विश्वास करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकतंत्र सैनिक व्यय को कम करता है और शांति विकास के लिए शांति एवं सद्भाव की नीति पर बल देता है। यह विभिन्न विचारधाराओं एवं व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग चाहता है और राज्यों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता, संधि व समझौतों द्वारा सुलझाता है और अंतर्राष्ट्रीय जनमत, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र की तुलना में लोकतंत्र अधिक श्रेष्ठ शासन प्रणाली है और जनता का ज़्यादा अच्छे से विकास लोकतंत्र में हो सकता है। धन्यवाद।